हाय बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैसेंजर डीएनए। हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोटेक्नोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा यूज होने वाला एंजाइम और फिर हमने पढ़ा था कि वेक्टर। तो हम टूल्स में दो चीज पढ़ चुके हैं, एक एंजाइम पढ़ चुके हैं और दूसरा हम पढ़ लिए हैं वेक्टर। और अब हम तीसरा पढ़ने वाले हैं पैसेंजर डीएनए। जैसा कि हम जानते हैं कि वेक्टर जो होता है ये भी डीएनए का ही एक स्मॉल फ्रेगमेंट होता है जिसके ऊपर जीन को कैरी करते हैं, जीन को लाद करके एक जगह से दूसरे जगह पर या होस्ट सेल तक ले जाते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं उस जीन के बारे में जिसको हम लादते हैं, मतलब वेक्टर के ऊपर जिसको हम ऐड करके होस्ट सेल में डालते हैं, उसी जीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। उस जीन को हम डिजायर्ड जीन कह सकते हैं या डिजायर्ड डीएनए कह सकते हैं या हम पैसेंजर डीएनए भी कह सकते हैं या हम जो है उसको एलियन पीस ऑफ डीएनए के नाम से भी जान सकते हैं। तो हम कह सकते हैं दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन, इसको हम डिजायर्ड जीन या हम इसको एलियन डीएनए के नाम से भी जानते हैं, एलियन डीएनए। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द एलियन डीएनए। तो एलियन डीएनए की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम डिजायर्ड डीएनए कहते हैं या डिजायर्ड जीन कहते हैं या पैसेंजर डीएनए कहते हैं, उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसी पैसेंजर डीएनए को हम वेक्टर पर ऐड करके होस्ट सेल तक पहुंचाते हैं। जैसा कि नाम से क्लियर है, पैसेंजर। पैसेंजर इसको हिंदी में क्या कहिएगा, गांव चाल के भाषा में इसको हम कहते हैं यात्री। और यात्री यात्रा करता है किसमें बैठ के, जो है गाड़ी से यात्रा करता है। अब कोई भी यात्री यात्रा प्लेन से कर सकता है, बस से कर सकता है, जो है पर्सनल कार से कर सकता है, मोटर बाइक से कर सकता है, साइकिल से कर सकता है। यहाँ पे जो बस है या जो वैन है या कार है, वो यहाँ पे वेक्टर का काम करेगा और उस कार के अंदर जो व्यक्ति बैठा है वो जीन का काम करेगा। कहने का मतलब पैसेंजर का काम, यात्री है कार में बैठा है, वो पैसेंजर का काम करेगा। अब वो वेक्टर मतलब वो वैन उस यात्री को ढो के उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है, जहां तक उसको जाना है वहां तक वो उसको पहुंचा देता है। तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं कि बस से यात्रियों से भरा बस, जो बस है वो वेक्टर है और जो यात्री हैं वो डिजायर्ड जीन है, या आप कह सकते हैं वही उन्हीं को हम एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर करने वाले हैं। या आप जो है एक चीज आपने सबने सुना होगा, सबने अपने बचपन में इन सब चीजों को देखा होगा, है ना। जो है सब अपने दादा की सवारी किए होंगे, तो बचपन में एक जो है सबने गुनगुनाया होगा, चल मेरे घोड़ा टिक टिक टिक। तो चल मेरे घोड़ा टिक टिक टिक, सबके साथ बचपन में ऐसा हुआ है। तो अब जरा देखो उसमें क्या, उस समय क्या होता था, दादाजी जो होते थे अपने पोते को अपने पीठ पे बैठा के घोड़ा बन जाते थे और फिर इसके बाद इधर उधर उनको जो है दादा और पोते खेलते रहते थे। दादा, क्योंकि दादाओं की अगर बात की जाए तो पोतों से बड़ा प्यार होता है। जैसा कि भारत में एक कहानी प्रचलित है कि कहते हैं ना कि जो है मूर से ज्यादा सूत प्यारा होता है। कहने का मतलब जो जितना उनको अपने लड़के से नहीं प्यार होगा, उससे कहीं ज्यादा अपने पोते से होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो दादा के ऊपर पोता बैठ करके घोड़े घोड़े खेलता है इधर उधर। अब दादा जो वो है वो क्या बन गए, दिस वो वेक्टर का काम करेंगे और वो जो उनका पोता है जो उनके पीठ पे बैठा है वो किसका काम किया, एक डिजायर्ड जीन का काम किया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये डिजायर्ड जीन और डीएनए वेक्टर, डिजायर्ड जीन और वेक्टर दोनों ही डीएनए के ही पार्ट हैं, दोनों ही स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए ही कहलाते हैं। वेक्टर को भी आप स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए कहते हैं और जीन या डिजायर्ड जीन को भी आप स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए कहते हैं, लेकिन दोनों को कहने का तरीका और दोनों का काम अलग अलग होगा।
तो अब जरा ध्यान दें, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल क्यों सेट किया, क्योंकि अब दादा वो भी ह्यूमन है, पोता वो भी ह्यूमन है, दोनों ही ह्यूमन है। मतलब डिजायर्ड जीन और वेक्टर डीएनए ये दोनों ही डीएनए के ही पार्ट हैं। तो हम उसी डिजायर्ड पैसेंजर डीएनए की बात कर रहे हैं। तो पैसेंजर डीएनए वो डीएनए होता है जिसको हम सेल के अंदर वेक्टर के ऊपर लाद करके पहुंचाते हैं। तो आप सिंपली कह सकते हैं डिजायर्ड जीन विच इज ट्रांसफॉर्म इनटू होस्ट सेल। जिस जीन को हम होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं उसी जीन को हम डिजायर्ड जीन के नाम से जानते हैं। या आप कह सकते हैं ये क्या है, दिस इज द स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का ही एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे अगर हम बात करें मान लेते हैं ये वेक्टर डीएनए है, दिस इज द वेक्टर, ये वेक्टर डीएनए है और इसी के ऊपर हम डिजायर्ड जीन ऐड करते हैं और दिस इज द डिजायर्ड जीन। तो आप कह सकते हैं दिस इज द वेक्टर डीएनए और दिस इज द एलियन डीएनए। ये एलियन डीएनए है और अब ये एलियन डीएनए हमने वेक्टर डीएनए में ऐड कर दिया और अब इस डीएनए को हम किसी भी होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे। तो इसी को हम होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे जीन जो डिजायर्ड जीन है, डिजायर्ड मतलब इच्छा के अनुरूप, मतलब जो हमारा इच्छा होगा उसी जीन को हम लेंगे। तो इसको मनवांछित जीन भी कहेंगे, हिंदी में कहेंगे। तो इसको हम इस पूरे सिस्टम को हम होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे। तो ये जो वेक्टर डीएनए और एलियन डीएनए बना है का हाइब्रिड है, इसी हाइब्रिड को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नाम से जानते हैं, जिसको आगे प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मैं बता चुका हूं रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है। तो आगे हम बात करते हैं। तो ये जो डिजायर्ड जीन है या पैसेंजर डीएनए है, हम इसको कैसे ऑब्टेन करेंगे, मतलब इसको हम कैसे बनाएंगे। जैसा आपको बताया था वेक्टर को हम कैसे बनाते हैं, वेक्टर को कैसे हम सेपरेट करते हैं, ये सब चीजें हमने वेक्टर पढ़ते वक्त देखा था। अब हम पैसेंजर डीएनए को इस डीएनए से कैसे सेपरेट करेंगे या कैसे इसको बनाएंगे, इस बात की स्टडी करनी है। तो इसको हम 3 मेथड से बना सकते हैं। तो पहला ऑब्टेन्ड बाय 3 मेथड, 3 मेथड से हम पैसेंजर डीएनए को बना सकते हैं, जिसमें से पहला है रैंडम डीएनए मेथड। तो पहला है रैंडम डीएनए मेथड और दूसरा है सीडीएनए मेथड और तीसरा है सिंथेटिक डीएनए फॉर्मेशन। तो सिंथेटिक डीएनए फॉर्मेशन, इस तरह से हम 3 तरह से इस पैसेंजर डीएनए को बना सकते हैं। एक तो रैंडम डीएनए मेथड कहलाएगा, दूसरा आप कह सकते हैं पैसेंजर डीएनए मेथड कहलाएगा और तीसरा आप कह सकते हैं सिंथेटिक डीएनए फॉर्मेशन होगा। तो ये 3 मेथड है, तीनों को एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रैंडम डीएनए मेथड। तो रैंडम डीएनए मेथड सिंपली अगर हम इसकी बात करें, रैंडम डीएनए मेथड की बात करें, जैसे कोई डीएनए है तो हमारे बॉडी के अंदर जो डीएनए है, हमारे बॉडी के एक सेल में जो डीएनए है लगभग 2.2 मीटर लंबा डीएनए है और इस पे बहुत सारे टाइप के जीन्स हैं। जैसे बैक्टीरिया इकोलाई की बात करें, बैक्टीरिया इकोलाई के डीएनए पर लगभग 2500 जीन पाए जा सकते हैं। उसी तरह से मानव ह्यूमन के डीएनए में बहुत सारे जीन पाए जा सकते हैं और हर जीन का अपना अलग अलग काम होता है। अब उस जीन की अगर हमको आवश्यकता पड़ गई, उस जीन को हम कैसे उस डीएनए से निकालेंगे, तो सिंपली वहां पे उस जीन को हम कह सकते हैं, उस जीन को उस डीएनए से काट करके निकालेंगे और जिस डीएनए को बड़े डीएनए से जिस जीन को उस डीएनए से काट के निकालते हैं उसी जीन को हम डिजायर्ड जीन या एलियन डीएनए कहते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है जो है वही सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करें, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो डीएनए हम यूज करते हैं
उस डीएनए में हम रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो डीएनए यूज होता है उस डीएनए का नाम है सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए में भी मिनी सैटेलाइट डीएनए होता है और उस मिनी सैटेलाइट में हम रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट को ढूंढते हैं। लेकिन यहां पर हम रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट को नहीं ढूंढते हैं, यहां पर एक जीन को ढूंढते हैं, सिंगल जीन को ढूंढते हैं। तो ये बात याद रखेंगे, यहां पे केवल एक सिंगल जीन को ढूंढते हैं। तो रैंडम डीएनए मेथड में वी फाइंड इन दिस मेथड वी सर्च द सिंगल वी सर्च ए जीन। हम केवल एक जीन को खोजते हैं, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट को ढूंढते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में आया है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में वी सर्च द रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। लेकिन अगर हमको पैसेंजर डीएनए बनाना है रैंडम मेथड से, तो इस रैंडम मेथड में हम केवल एक जीन को सर्च करेंगे। तो यह मेथड, अगर इस मेथड की बात करें तो ये लॉन्ग प्रोसेस होता है, लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो डीएनए पर जीन ढूंढना एक लंबा प्रोसीजर होता है, टाइम टेकिंग होता है, टाइम टेकिंग जरूर होता है, लेकिन इससे 100% गारंटी होती है कि हमको जीन मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे 100% श्योरिटी होती है, गारंटी होती है कि हम जिस जीन को ढूंढ रहे हैं वो जीन हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप कह सकते हैं ये 100% श्योर है कि जीन विल बी ऑब्टेन्ड। तो जीन विल बी ऑब्टेन्ड, दिस इज 100% श्योर। तो 100% श्योर होता है कि जीन यहाँ पे हम ढूंढ पाएंगे। आगे हम बात करते हैं डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल बाय यूज ऑफ। तो ध्यान दीजिएगा, तो इस डिजायर्ड मतलब डीएनए से जो डिजायर्ड जीन है, डीएनए पर जो जीन है, उस जीन को उस डीएनए से कैसे अलग करेंगे। तो सेल के अंदर जो डीएनए है और उस डीएनए पर जो जीन है, उस जीन को हम कैसे पाएंगे, कैसे उसको उससे यहां उसको निकालेंगे। तो उसके लिए कई मेथड है। तो पहला मेथड है हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा डाइजेशन करके फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, फिर साउथर ब्रॉटिन करा करके ऑटो रेडियोग्राफी कराएंगे। तो इतने सारे मेथड को यूज करके हम उस डीएनए से जीन को सेपरेट कर लेते हैं। जैसे हम इसकी बात करते हैं, इसकी अगर हम बात करते हैं, दिस इज द डीएनए, ये एक डीएनए है और इस डीएनए पर ये जीन लगा है, वो जीन है जो हमको चाहिए, मतलब जिसको हमको होस्ट सेल में, दूसरे होस्ट सेल में डालना है, वो जीन है। वैसे जीन तो इस पे बहुत सारे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर जीन ही हमको चाहिए। तो हमने उस जीन को सर्च कर लिया, तो डीएनए के ऊपर ये जीन है। अब इस जीन को हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के सहायता से काट के निकालेंगे, डीएनए से काट के निकाल देंगे। अब जो डीएनए का फ्रेगमेंट, कुछ फ्रेगमेंट छोटे बन जाएंगे, कुछ बड़े, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस करा करके उन छोटे बड़े फ्रेगमेंट को अलग करेंगे और फिर साउथर्न ब्लॉटिंग करा करके उनको चिपका देंगे और चिपकाने के बाद ऑटो रेडियोग्राफी करा देंगे और एक हमको प्योर जीन मिल जाएगा। और वही जो प्योर जीन मिल रहा है वही कहलाएगा पैसेंजर डीएनए या एलियन डीएनए। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आज जो है यूट्यूब पे एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसको देखने के बाद थोड़ा सा मन में ग्लानि हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप भी उस वीडियो को देखे होंगे, एक टीचर का ही वीडियो है और बहुत ही फेमस टीचर है। और उनकी अगर हम बात करें, एक अच्छे इंसान के, एक अच्छे टीचर के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी, बहुत सारे लोगों को वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इस खासकर अगर हम बात करें जो विद्यार्थी हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं पढ़ने के लिए, तो उनकी भी बहुत मदद करते हैं। स्पेशली वो जीएस के टीचर हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यस, खान सर की मैं बात कर रहा हूँ। वही खान सर, पटना वाले खान सर जो जीएस पढ़ाते हैं, जीएस की जिनकी कोचिंग है पटना में। तो खान सर का वीडियो बहुत ज़्यादा इस समय वायरल हो रहा है और वायरल होने में, उनमें हमारे वायरल होने में
अगर हम बात करें तो एक विशेष कट्टरपंथी लोग जो हमारे देश में रह रहे हैं, जो हमारे देश के लिए एक्चुअल में उस वीडियो को देखने के बाद ये वर्ड मुझे बोलना पड़ गया, एक्चुअल में वो हमारे समाज के लिए कोढ़ है। वो भारत के धरती पर कोढ़ का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं, अपने थोड़े से फायदे के लिए उनके वीडियो को उनको गलत कह रहे हैं कि ये गलत बोल रहे हैं, या बहुत सारी चीजें जो है आप देखेंगे कमेंट में बहुत सारे ऐसे उनके खिलाफ में विरोध हुआ है, लेकिन ये बहुत ही गलत चीज है। और खान सर का तो मैं पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा इस मामले में, और एक निहायत बहुत अच्छे टीचर हैं और उसी के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। अगर उनके वीडियो की उसमें आप उस वीडियो को आप वायरल वीडियो को आप जरूर कहीं न कहीं देखे जरूर होंगे, और उसमें एक फिलिस्तीन इजराइल का लफड़ा जो युद्ध चल रहा था उस पर उन्होंने कुछ वक्तव्य दिया था और बहुत सही वक्तव्य दिया था, और उनके उस वक्तव्य से मैं सहमत हूं। मैं क्या, हर भारतीय सहमत है। तो अब लेकिन कुछ कट्टरपंथी जो हमारे समाज के लिए कोढ़ है, उनको ये बात पची नहीं। वो अपने धर्म पे, कुछ लोग उसमें कुछ हिंदू धर्म के लोग हैं, कुछ मुस्लिम धर्म के लोग हैं, तो इसमें धर्म को भी बीच में डाल दिए। और एक समाज तब बुरा बनता है जब एक शिक्षक को आप धर्म से जोड़ के देखना शुरू करते हैं। अब खान सर पे खान सर पे धर्म की बात की जा रही, मतलब एक शिक्षक को धर्म में खींच लिए, एक शिक्षक को हिंदू और मुसलमान बना रहे हैं। अरे यार, समाज में दो ही तो ऐसा ऑक्यूपेशन है जहां पर सारी चीजें समान हो जाती हैं। एक डॉक्टर, अगर डॉक्टर ये सोच ले कि भाई हमको हिंदू का इलाज करना है, मुस्लिम का नहीं, डॉक्टर कह दे हमको मुस्लिम का इलाज करना है, हमको हिंदू का नहीं, सिख का नहीं, ईसाई का नहीं, जो है अगर उसके मन में ऐसी अवधारणा होगी तो क्या होगा। उसी तरह से शिक्षक भी है। शिक्षक किसी का एडमिशन लेने से पहले उसका धर्म नहीं पूछता है, लेकिन ये कट्टरपंथी लोग जो हमारे समाज के लिए कोढ़ बन चुके हैं, उनको जो है हिंदू और मुस्लिम में बांट दिए कि खान सर हिंदू है, खान सर इंग्लिश है, खान सर को कोई अमित सर कह रहा है, कोई खान सर को जो है अफजल खान कह रहा है, या कोई खान सर को फैज खान कह रहा है। तो इस तरह से जो है तरह तरह की अफवाहें जो है फैली है। आप इससे कुछ जरूर ज्ञान लेंगे और इसमें सहभागिता बिल्कुल आप नहीं करेंगे। अगर एक रियल भारतीय होंगे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और वो बंदा एक राष्ट्रभक्त है। जहां सरकार का विरोध करना होता है वो उनके वीडियो में वो विरोध दिखता है, लेकिन सरकार के कुछ जहां पर बड़ाई करनी होती है, अच्छाई होती है सरकार में, वहां पे वो बंदा सरकार की अच्छाई भी करता है। एकदम बिल्कुल निष्पक्ष इंसान है। तो जो है अगर उनके वीडियो की अगर बात करें तो उनकी वीडियो लगभग क्लासरूम का जो लेक्चर होता है लगभग 1 से 1.5-2 घंटे का लेक्चर है। अब उसमें कुछ जो अराजक तत्व हैं, जो समाज के कोढ़ हैं, उनके वीडियो में वो मसाला ढूंढे। तो मसाला इन द सेंस मतलब जो है वो पॉइंट, वो वक्तव्य जो जिससे समाज में जहर घोला जा सके, लोगों को बांटा जा सके, तो उसमें से उस वीडियो से एक्सट्रैक्ट करके निकाल करके उसी को वायरल करने में जुट पड़े हैं। और ये बहुत गंदा चीज है, बहुत घटिया चीज है। इसका मैं पूरी तरह से विरोध करता हूं। और मैं आपको भी यही कहूंगा कि भाई कि जो है इसमें आप भी अपना पक्ष रखो। और जो है ये एक समाज के लिए बहुत कुरूपता का चीज है। ऐसे कट्टरपंथियों को बिल्कुल मत बख्शो जो कोढ़ का काम कर रहे हैं। कोढ़ जानते हैं आप लोग? कोढ़, जिसको लेप्रोसी हिंदी में कहते हैं, कोढ़ एक डिजीज है। तो वो लोग जो है मानसिक रूप से उनको कोढ़ हो गया है। कोढ़ शब्द का जिक्र महाभारत में भी किया गया है। महाभारत में जब अभिमन्यु का पुत्र जो गर्भ में था, उसको गुरु अश्वत्थामा का पुत्र, जिसका गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र जिसका नाम अश्वत्थामा था, उसने पांडव के वंशज को खत्म करने के लिए उसको गर्भ में ही ब्रह्मास्त्र चला करके मार दिया था। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण उसकी रक्षा किए थे, जो बाद में चल करके परीक्षित के नाम से, राजा परीक्षित के नाम से जाना गया। तो
भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को एक श्राप दिया था, तुम युग युगांतर तक इस कलयुग में भटकते रहोगे, तुम्हारी आत्मा फ्री नहीं होगी, और उसको कोढ़ होने का आशीर्वाद दिया था, श्राप दिया था। तो कोढ़ एक डिजीज है, लेप्रोसी जिसको कहते हैं। लेप्रोसी से लेप्रोसी कभी महामारी हुआ करती थी भारत में। लेप्रोसी में से आज इंडिया छुटकारा पा चुका है, नेशनल लेवल का प्रोग्राम चला करके। तो आज हमारा भारत देश लेप्रोसी से मुक्त हो गया, इस कोढ़ से मुक्त हो गया है। लेकिन कुछ मानसिक कोढ़ हमारे समाज में व्याप्त हैं अभी भी। अगर हम इस लेप्रोसी की बात करें तो लेप्रोसी ऐसा डिजीज है जिसमें मानव का अंग, जैसे हाथ, स्पेशली गर्दन, हाथ, गर्दन या बॉडी के हर पार्ट, स्पेशली लिम्स की बात करें, लिम्स में ज्वाइंट्स की बात करें, तो यहाँ पर बॉडी में जो स्किन होता है उसमें फफोले पड़ने लगते हैं, पस बनने लगता है, जिसको आप हिंदी में मेवाद कहते हैं, पस कहते हैं। गंदगी, एकदम बदबू आने लगता है, जो है शरीर में कीड़े भी पड़ जाते हैं। इतना क्रूप यह डिजीज होता है। इसमें बोन्स डिप्लीट करने लगता है, बोन्स धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, जॉइंट पेन होने लगता है। तो ये कोढ़ एक डिजीज होता है जिसको हम इंग्लिश में लेप्रोसी के नाम से जानते हैं। तो ऐसे कुछ कोढ़, मानसिक रूप से कोढ़ कुछ व्यक्तियों में हो गया है, जो ऐसा काम कर रहे हैं, जो एक शिक्षक को भी बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, शिक्षक ही वही एक जरिया है, शिक्षक और एक कलम, शिक्षक की ताकत जो होती है वो कलम होता है, एक पेन होता है, और यही शिक्षक ही एक जरिया है जिससे इस समाज में बदलाव लाया जा सकता है। हमारे जैसे जो सारे हमारे शिक्षक भाई और बहन हैं, उनसे मैं अपील कर रहा हूं कि हम अपने प्रोफेशनल दीक्षा देने के साथ साथ अपने स्टूडेंट को एक नैतिक शिक्षा जरूर दें। क्योंकि आज के स्टूडेंट में नैतिक शिक्षा की बहुत ज्यादा कमी है। वो अपने पेरेंट्स का सम्मान नहीं कर रहे हैं, वो अपने टीचर्स का इवन देन सम्मान नहीं कर रहे हैं, वो अपने पड़ोसियों का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्तों का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। किस लिए? बस एक लालच के लिए। तो हम अपने सारे शिक्षक समुदाय के मित्रगणों से यही अपील करूंगा, वो प्रोफेशनल एजुकेशन शिक्षा देने के साथ साथ अपने स्टूडेंट्स में, अपने विद्यार्थियों में एक नैतिक शिक्षा का भी ज्ञान दें। उनको समाज में कैसे जीना है ये बहुत ज्यादा जरूरी है यह जानना। तो जो है हम खान सर के वीडियो को इससे रिलेट करते हैं। अब देखिए, खान सर के वीडियो में जो भड़काऊ चीजें थी, भड़काऊ क्या, जो अब जैसे किसी भी वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो बात समझ में आएगी। अगर आप 4 सेकंड का कोई चीज निकाल करके और समाज में डालते हैं, अपलोड करते हैं, तो वो एक बिल्कुल मिर्च की तरह काम करता है, एक मसाले की तरह काम करेगा। आगे क्या कहा गया, पीछे क्या कहा गया, इससे कोई लेना देना नहीं। बस उस मसाले को हम निकाल करके एक्सट्रैक्ट कर देंगे तो वो समाज में एक जहर घोलने का काम करने लगेगा, उस पूरे 2 घंटे के लेक्चर को बर्बाद कर देगा। और खान सर के साथ यही हुआ है, ऐसे ही प्रोपागंडा फैला करके वायरल किया गया है। जब भी हमारे देश में कोई अच्छा काम करता है, उसका टांग खींचने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे एक केकड़ा होता है ना, एक केकड़ा अगर केकड़े को बाल्टी में भर के रख दिया जाए, एक केकड़ा अगर बाल्टी के ऊपर पहुंचता है तो दूसरा उसका टांग पकड़ कर खींच लेता है। यही हमारे समाज में व्याप्त है। तो जो है जैसे उसी तरह से इसमें भी उसको इससे रिलेट करते हैं। जैसे डीएनए है, तो डीएनए ये पूरा का पूरा डीएनए है, मान लेते हैं पूरा वीडियो है खान सर का। ये अब ये जो जीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट जीन है, जिससे हम प्रोटीन बनाने वाले हैं। इस जीन को हम काट करके निकाल लेते हैं। तो इस जीन को हम काट के निकाल लेंगे और यही जीन वो मनवांछित जीन होगा जिसके सहायता से हम जिसको हम होस्ट सेल में डाल करके, जिसके सहायता से हम एक नया प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो खान सर के वीडियो में भी तो यही हुआ। तो उनके पूरे 2 घंटे के वीडियो से एक छोटा सा 4 सेकंड का क्लिप निकाल करके और उसको उस पे थंबनेल लगाया गया, ये देखो खान सर टेररिस्ट, खान सर तो जो है मुस्लिम विरोधी,
तरह तरह का थंबनेल लगा करके उसको प्रचारित किया गया। उसी तरह से यहाँ पे हम करते हैं, डीएनए में से इस जो है जीन को हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद जो अच्छा जो छोटा और बड़ा कुछ जीन छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, उनको हम सेपरेट कर लेंगे, छोटे को अलग कर लेंगे, बड़े को अलग कर लेंगे, और फिर साउथर्न ब्लॉटिंग के माध्यम से उसको चिपका के ऑटो रेडियोग्राफी करवा देंगे, तो हमको मनवांछित जीन मिल जाएगा। तो इस तरह से हम रैंडम मेथड से जीन को निकाल सकते हैं। तो इसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से कट कर देंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के सहायता से कट करके इस जितने मनवांछित जीन है इसको हम अलग कर लिए। इसमें से कुछ छोटे जीन होंगे और कुछ बड़े जीन होंगे, तो इनको हम अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद इनका साउथर्न ब्लॉटिंग करा के ऑटो रेडियोग्राफी करवा देंगे। जिस तरह से यही जीन कहलाएगा एलियन डीएनए। दिस इज कॉल्ड एज द एलियन डीएनए। दिस इज कॉल्ड एज द एलियन पीस ऑफ डीएनए। तो ये तो पहला मेथड हो गया। तो फर्स्ट मेथड इज द रैंडम मेथड, और इस रैंडम मेथड से हमने पैसेंजर डीएनए को पा लिया। तो दूसरा मेथड हमारे पास है सीडीएनए। तो सीडीएनए मेथड, इसकी अगर हम बात करते हैं तो सीडीएनए फॉर्मेशन, इसको हम कैसे बनाएंगे? तो सीडीएनए फॉर्मेशन, तो इसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री डीएनए, या हम इसको नाम देते हैं कॉपीड डीएनए। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज कंप्लीमेंट्री डीएनए, या दिस इज आल्सो कॉल्ड एज कॉपीड डीएनए। तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, मान लेते हैं दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएस डीएनए। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो इस डीएनए से एमआरएनए बनता है। हम जानते हैं, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ के आए हैं कि डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो इस डीएनए से यह एमआरएनए बन गया, और जैसे ही ये एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस में एमआरएनए बना, और यह एमआरएनए न्यूक्लियस से निकल करके जैसे ही साइटोप्लाज्म में आया, अब साइटोप्लाज्म से इस एमआरएनए को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब बाहर कर लेंगे, सेल से बाहर निकालेंगे। कहने का मतलब इस डीएनए का फॉर्मेशन, कंप्लीमेंट्री या सीडीएनए का फॉर्मेशन इन विट्रो करवाएंगे, मतलब आर्टिफिशियल करवाएंगे। अब ये एमआरएनए हमारे पास आ गया। अब इस एमआरएनए का हम कंप्लीमेंट्री बना देंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करके। तो इस एमआरएनए का हम कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना देंगे। तो इस तरह से एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे आरएनए डीएनए हाइब्रिड। आरएनए, दिस इज कॉल्ड एज द आरएनए डीएनए हाइब्रिड। इसी को हम कहते हैं आरएनए डीएनए हाइब्रिड। तो दिस इज कॉल्ड एज द आरएनए डीएनए हाइब्रिड। इसको हम नाम देंगे आरएनए डीएनए हाइब्रिड। तो आप एचआईवी वायरस पढ़े होंगे। तो एचआईवी वायरस में जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और उस आरएनए से हम डीएनए बनाते हैं, और वहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज होता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से हम आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन कर लिए, और ये जो स्ट्रक्चर डीएनए बन रहा है इसी को कहते हैं आरएनए डीएनए हाइब्रिड। अब ये जो आरएनए डीएनए हाइब्रिड बना, ये इन विट्रो बना है। तो अब हाई टेम्परेचर दे करके इन दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कर लिए। तो दोनों इस स्ट्रैंड को सेपरेट कर लिए। तो ये वाला स्ट्रैंड जो था नया, रेड वाला जो है नया स्ट्रैंड है। तो सेपरेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो है हाई टेम्परेचर दे करके जब इसको सेपरेट करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये जो नया वाला स्ट्रैंड बना था, मतलब रेड वाला जो बना है, इसका पॉलीमराइजेशन करवा देंगे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के सहायता से। जैसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के सहायता से इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन रहा है, डीएस डीएनए, दिस इज द डीएस डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और यही है आपका कह सकते हैं सी डीएनए या कॉपीड डीएनए। और इस डीएनए को हमने बनाया आर्टिफिशियल डीएनए आर्टिफिशियली बनाया, या आप कह सकते हैं दिस इज द इन विट्रो। तो ये इन विट्रो है। तो इन विट्रो मतलब सेल के बाहर बनाया गया है, और यही डीएनए जो है कहलाएगा एलियन पीस ऑफ डीएनए।
इस तरह से हमने दो मेथड समझ लिया, पहला रैंडम मेथड और दूसरा हमने सीख लिया cDNA, कंप्लीमेंट्री डीएनए या कॉपी डीएनए। अच्छा, तीसरी हम बात करते हैं सिंथेटिक मेथड। तो सिंथेटिक मेथड की हम बात करते हैं सिंथेटिक डीएनए फॉर्मेशन। तो सिंथेटिक डीएनए फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, सिंथेटिक डीएनए फॉर्मेशन, सिंथेटिक डीएनए फॉर्मेशन। तो सिंथेटिक डीएनए फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो अच्छा, तो ये दोनों मेथड तो हम उस केस में यूज करेंगे, मान लेते हैं हमारे पास जीन भी नहीं है, चलो जीन नहीं है हमारे पास, एमआरएनए भी नहीं है। जब हमारे पास ना तो जीन है ना तो एमआरएनए है, तो हम कैसे हम पैसेंजर डीएनए बनाएंगे? तो हमारे पास मात्र एक ऑप्शन है, तो हम उसको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर लेंगे। तो ये इस मेथड का यूज हम कब करेंगे? जब इन absence of जीन एंड एमआरएनए और जीन अगर हमको दोनों ही नहीं मिल रहा है तो हम इस मेथड को यूज करेंगे। तो हम लेबोरेटरी में या इन विट्रो, अगर लेबोरेटरी की बात कर रहे हैं तो कहने का मतलब इन विट्रो कंडीशन में आर्टिफिशियली इस जीन को हम बनाएंगे। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे कोरेनबर्ग, ये एक साइंटिस्ट थे। तो कोरेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने 1961 में पहली बार आर्टिफिशियल जीन का फॉर्मेशन किया। आर्टिफिशियल जीन को इन्होंने सबसे पहले बनाया, लेकिन इन्होंने टेम्पलेट के सहायता से बनाया था, डीएनए टेम्पलेट के सहायता से बनाया था। कोरेनबर्ग ने जो है विथ हेल्प ऑफ टेम्पलेट ना, यूज द टेम्पलेट डीएनए, यूज्ड द टेम्पलेट डीएनए। पहली बार है ना, फर्स्ट टाइम कोरेनबर्ग ने 1961 में टेम्पलेट डीएनए को यूज करके आर्टिफिशियल जीन को बनाया। एक्चुअल में इन्होंने क्या किया कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को लिया, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये एसएस डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, दिस इज द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को लेकर के न्यूक्लियोटाइड और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और आरएनए प्राइमर को यूज किया, एक चैम्बर में लिया, मतलब एक टेस्ट ट्यूब में लेकर के इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को डाल दिया और कुछ समय के बाद देखा कि इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया, ये आर्टिफिशियली बनाया गया। तो यही जो है यही कहलाएगा एलियन डीएनए। फिर बाद में एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था एच.जी. खुराना, जिनका पूरा नाम है हरगोविंद खुराना। तो हरगोविंद खुराना नाम के एक साइंटिस्ट थे। ही इज द इंडियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट। ये मूलभूत इंडिया के थे लेकिन काम ये अमेरिका में किए। तो इंडियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है हरगोविंद खुराना। इन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल जीन सिंथेसाइज, आर्टिफिशियल जीन सिंथेसाइज, पहली बार आर्टिफिशियल जीन का सिंथेसिस इन्होंने किया। फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियली जीन को इन्होंने बनाया। किसने बनाया? हरगोविंद खुराना ने। अच्छा, इन्होंने टेम्पलेट को यूज किया, इन्होंने विदाउट यूज ऑफ टेम्पलेट बनाया, विदाउट यूज ऑफ टेम्पलेट डीएनए। इन्होंने बिना किसी टेम्पलेट डीएनए को यूज किए बिना किसी टेम्पलेट डीएनए को भैया यूज किए भाई, इन्होंने क्या किया? कोई भी टेम्पलेट डीएनए यूज ना की है, इन्होंने किसी भी टेम्पलेट डीएनए को यूज नहीं किया। अच्छा, अगर जो है हरगोविंद खुराना ने, आप याद रखेंगे,
पहला आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस किया और बिना इन्होंने इस सिंथेसिस में टेम्पलेट डीएनए का यूज ना किया। अच्छा, अगर हम बात करें हरगोविंद खुराना ने जो सबसे पहला जीन बनाया था वो 1968 में बनाया। 1968 में इन्होंने एलानिन के लिए एक जीन बनाया था। 1968 में इन्होंने बनाया एलानिन टीआरएनए जीन। एलानिन टीआरएनए, इन्होंने एलानिन टीआरएनए को बनाया था। एलानिन टीआरएनए, इन्होंने एलानिन आरएनए को बनाया था, या आप कह सकते हो एलानिन आरएनए को बनाया। इन्होंने एलानिन आरएनए नाम के जीन को बनाया था। इन्होंने यह किसके लिए जीन था? दिस इज द जीन ऑफ ईस्ट। यह ईस्ट का जीन था। दिस इज द जीन ऑफ ईस्ट का जीन था और ये 77 बेस पेयर लॉन्ग जीन था। मतलब 77 बेस पेयर, 77 बेस पेयर लॉन्ग जीन हरगोविंद खुराना ने पहली बार बनाया था और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ही गॉट नोबेल प्राइज। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था हरगोविंद खुराना को। फिर 1979 में अगर हम इस जीन की बात करें तो दिस इज नॉट फंक्शनल इन सेल। नॉट फंक्शनड इन सेल। ये सेल के अंदर काम नहीं करता था। यह जीन सेल के अंदर नहीं काम करता था लेकिन सेल के बाहर काम करता था। तो बाद में हरगोविंद खुराना ने 1979 में इन्होंने एक जीन और बनाया जिसको टायरोसिन आरएनए कहते हैं। टायरोसिन आरएनए कहते हैं। टायरोसिन आरएनए को बनाया हरगोविंद खुराना ने। तो दिस इज द जीन ऑफ इकोलाई। जीन ऑफ इकोलाई, यहां पे बैक्टीरिया इकोलाई का जीन था और ये फंक्शनड इन सेल। दीज आर फंक्शनड इन सेल। ये सेल के अंदर काम करता था। तो इस तरह से आप याद रखेंगे दो चीज। 1968 में भैया हरगोविंद खुराना बनाए, क्या बनाए यार? एलानिन आरएनए बना दिए ना। आरएनए, इस एलानिन आरएनए को बनाने में जो जीन यूज किया किसका? ईस्ट का। और ये कितना लंबा था? ये लंबा था भैया रे कितना? 77 बेस पेयर लॉन्ग। ये कितना लंबा था? 77 बेस पेयर लॉन्ग। और ये सेल के अंदर नहीं फंक्शन करता था। मतलब फंक्शन सेल के अंदर नहीं करता था। और 1979 में टायरोसिन आरएनए बनाया जो कि इकोलाई का जीन था। यह भैया यह सेल के अंदर काम करता था। तो आप याद रखेंगे इस बात को। तो ये बकलोलवा सेल के अंदर नहीं काम करता था लेकिन ये सेल के अंदर काम करता था। तो इस तरह से आपने देख लिया पैसेंजर डीएनए या पैसेंजर जीन, जिसको हम होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं वेक्टर पे ऐड करके। 3 मेथड से बना लिए। अब इसके बाद की कहानी है जो नेक्स्ट टूल है इसमें, इसके आगे जो नेक्स्ट टूल है और उस टूल का नाम है होस्ट सेल। होस्ट सेल की अगर हम बात करते हैं, होस्ट सेल तो जो है मतलब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जिस सेल में हम ट्रांसफर करते हैं उस सेल को हम नाम देते हैं होस्ट सेल। तो हम बात करेंगे होस्ट सेल। होस्ट सेल की बात करते हैं तो होस्ट सेल की बात करें तो होस्ट सेल क्या है? तो जिस सेल में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को या इस पैसेंजर जीन को ट्रांसफर करते हैं उस सेल को हम होस्ट सेल कहते हैं। तो आप कह सकते हैं इन विच द सेल in which recombinant DNA transferred, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर्ड होता है। जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जिस सेल में ट्रांसफर करते हैं उस सेल को हम नाम देते हैं
होस्ट सेल। आगे हम बात करते हैं इस होस्ट सेल। भैया ई होस्ट सेल जो होगा ये प्री डिसाइड होता है कि पहलवई से ना डिसाइड होता है ना यार, ये पहलवई से डिसाइड होता है किस सेल में हमको ट्रांसफर करना है। ये तो ज्ञान तो हमको पहले से ही होगा। तो आप कह सकते हैं दीज आर प्री डिसाइडेड सेल। प्री डिसाइडेड सेल, यह प्री डिसाइडेड सेल होगा, पहले से ही यह सेल डिसाइड होगा। ये होस्ट सेल हो सकता है बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल हो सकता है, ये ईस्ट का सेल हो सकता है, फंजाई का सेल, फंजाई का सेल हो सकता है, ये प्लांट सेल हो सकता है, यह एनिमल सेल हो सकता है, एनिमल सेल, ये कोई भी सेल हो सकता है। ये होस्ट सेल कुछ भी हो सकता है। अब होस्ट सेल में इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करने के बाद इस सेल को हम कल्चर करते हैं। प्लांट सेल को हम कल्चर करते हैं, एनिमल सेल्स को हम कल्चर कर लेते हैं। तो ये हमने सीख लिया होस्ट सेल। तो हमने लगभग जितने टूल्स आपको बताए गए थे उसमें से एक आध टूल अभी बचा है, जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोब्स। इनके बारे में अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू।